नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे बात करेंगे। आपने कभी सोचा है कि हम इतनी मेहनत से एक शानदार, एक परफेक्ट बिजनेस प्लान बनाते हैं, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं और फिर भी लॉन्च के पहले ही दिन वो धड़ाम से गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है और हम में से ज़्यादातर लोगों ने इसे अनुभव किया है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे टिम हार्फर्ड की किताब अडैप्ट के सहारे। अच्छा, अडैप्ट। हाँ, और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। वो कहते हैं कि सफलता का राज परफेक्ट प्लान बनाने में नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से फेल होने में छिपा है। स्मार्ट तरीके से फेल होना, ये तो उल्टी बात लगती है। बिल्कुल, लेकिन आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि कैसे लगातार छोटे छोटे प्रयोग करना एक बड़ी और परफेक्ट योजना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। तो एक प्रयोगशाला की तरह देखा जाए, जहां हर कोशिश एक एक्सपेरिमेंट है और हर असफलता हार नहीं बल्कि एक जरूरी डेटा पॉइंट है। चलिए इसी सोच को जरा गहराई से समझते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है एक मानसिकता से, जिसे हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटेशन माइंडसेट। एक्सपेरिमेंटेशन माइंडसेट। हाँ, यानी जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह मानना। ये सोच हमें उस प्रेशर से आजाद करती है कि हमें पहली बार में ही सब कुछ सही करना है। आप सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो सैकड़ों बार गिरता है ना। हाँ बिल्कुल। वो इसे असफलता की तरह नहीं देखता, वो हर बार उठकर अपने बैलेंस को थोड़ा और बेहतर करता है। ये सीखने का सबसे कुदरती तरीका है। लेकिन बड़े होते होते हम ये तरीका भूल जाते हैं। हम गिरने से डरने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारा पहला प्रयास परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और इसी डर की वजह से हम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। हम बस प्लानिंग में फंसे रह जाते हैं। और यहीं पर ये मानसिकता काम आती है। जब आप असफलता को दुश्मन मानना बंद कर देते हैं और उसे एक फीडबैक सिस्टम की तरह देखने लगते हैं, तो इसका आपके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। डर की जगह जिज्ञासा ले लेती है। एग्जैक्टली। आप सोचने लगते हैं, चलो ये ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। आप जानते हैं कि नतीजा चाहे जो भी हो, आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, और यही फीडबैक भविष्य की सफलता के लिए ईंधन का काम करता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो शायद थॉमस एडिसन का ही है। हाँ बिल्कुल। जब उनसे पूछा गया कि बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल होने पर कैसा लगा, तो उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। मतलब ये सिर्फ एक अच्छी लाइन नहीं है। नहीं, ये तो पूरी की पूरी फिलॉसफी है। हर गलत नतीजा आपको सही रास्ते के एक कदम और करीब ले जाता है। हाँ, पर यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। प्रयोग करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी करें। ये अंधाधुंध तीर चलाने जैसा नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कंट्रोल्ड परीक्षणों में तोड़ना, ठीक है, एक वैज्ञानिक की तरह। जब किसी छोटे टेस्ट का नतीजा अच्छा आए तो उस दिशा में और आगे बढ़ो। जब नतीजा खराब आए तो उसे सुधारो या उस रास्ते को छोड़ दो। इसे कहते हैं स्मार्ट तरीके से सीखना। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हमें छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए, लेकिन कई बार हम शुरू ही नहीं कर पाते। सोचते रहते हैं कि सही रास्ता क्या है, मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए। यहीं पर शायद किताब एक और जबरदस्त आइडिया देती है। हाँ, और वो आइडिया है स्पष्टता एक्शन से आती है, ज्यादा सोचने से नहीं। हमें से ज्यादातर लोग इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि हम इंतजार करते हैं कि जब सारे जवाब मिल जाएंगे, जब रास्ता बिल्कुल साफ दिखेगा, तब हम पहला कदम उठाएंगे। लेकिन असल जिंदगी इसके ठीक उलट काम करती है। जवाब रास्ते में मिलते हैं शुरुआत करने के बाद। हाँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम प्लान बनाने में जो हफ्तों या महीने लगा देते हैं, वो असल में सिर्फ डर को टालने का एक बहाना है। ये तो सोचने वाली बात है। हम सोचते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, पर असल में हम बस एक्शन लेने से बच रहे होते हैं। बिल्कुल। एक्शन का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फायदा है, ये डर को कम करता है। डर हमेशा अज्ञात चीजों से लगता है, उन क्या होगा अगर वाले सवालों से। प्रयोग उस अज्ञात को ज्ञात बना देता है। जैसे ही आप कुछ करने की कोशिश करते हैं,
आपके पास ठोस जानकारी मतलब डेटा आ जाता है। अब डर की जगह जागरूकता ले लेती है, क्योंकि अब आप अंदाजे नहीं लगा रहे, आप असलियत देख रहे हैं। इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कोई अपना YouTube चैनल शुरू करना चाहता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, महीनों तक प्लानिंग में फंसे रहते हैं। मेरा टॉपिक क्या होगा, मेरे पहले 100 वीडियो की लिस्ट क्या होगी, मेरा कैमरा कौन सा होगा, है ना? और किताब के हिसाब से ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। बेहतर तरीका ये है कि आप इन सब सवालों को भूलकर बस अपने फोन से 5 छोटे-छोटे वीडियो बनाकर अपलोड कर दे। सिर्फ 5? हाँ, बस वो छोटा सा प्रयोग आपको वो स्पष्टता देगा जो महीनों की प्लानिंग कभी नहीं दे सकती। उन 5 वीडियो के व्यूज और कमेंट से ही आपको समझ आने लगेगा कि दर्शक किस चीज में दिलचस्पी ले रहे हैं, आपको किस तरह बोलने में ज्यादा मजा आ रहा है, या कौन सा टॉपिक मेरे लिए नेचुरल है। हाँ। और ये अप्रोच हमें लचीला भी बनाता है ना। अगर हम एक ही परफेक्ट प्लान पे टिके रहें तो एक छोटी सी समस्या आने पर भी पूरी योजना ढह सकती है। बिल्कुल, लेकिन जब हम एक साथ कई छोटे-छोटे प्रयोग कर रहे होते हैं तो हमारे पास विकल्प होते हैं, और जैसा कि किताब कहती है, विकल्प होना ही असली शक्ति है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, एक सिंगल परफेक्ट प्लान एक कांच के पुल जैसा है, मजबूत दिखता है पर एक दरार आई तो सब खत्म। सही कहा। वहीं कई छोटे-छोटे प्रयोग एक मकड़ी के जाले के तरह हैं, लचीले और मजबूत। अगर एक धागा टूट भी जाए तो पूरा ढांचा खड़ा रहता है। यही अनुकूलनशीलता है जो आज की बदलती दुनिया में सबसे जरूरी स्किल है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल है, बार बार प्रयोग करना, बार बार फेल होना। सुनने में तो ये बहुत थकाऊ और डिमोरलाइजिंग लगता है। आखिर कौन रोज रोज फेल होना चाहता है? क्या ये असल जिंदगी में प्रैक्टिकल है? ज्यादातर लोगों के पास इतना समय या पैसा नहीं होता कि वे बार बार फेल हो सकें। ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहीं पे किताब का सबसे शक्तिशाली आइडिया सामने आता है, और वो है फेल ऑन अ सर्वाइवेबल स्केल। फेल ऑन अ सर्वाइवेबल स्केल यानी ऐसे पैमाने पर असफल हो जिससे आप उभर सकें। हार्वर्ड कहते हैं कि ज्यादातर लोग 2 एक्सट्रीमिटीज में जीते हैं। या तो वे इतने सुरक्षित रहते हैं कि कोई जोखिम ही नहीं लेते, या फिर वे इतना बड़ा दांव लगा देते हैं कि एक ही असफलता उन्हें पूरी तरह तोड़ देती है। बिल्कुल। तो फिर तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता है स्मार्ट बोल्ड बनना। ऐसे जोखिम लेना जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं लेकिन आपको खत्म नहीं कर सकते। और ये एक तरह से एक मानसिक कवच बनाने जैसा है। मानसिक कवच? हाँ, जब आप जानते हैं कि सबसे बुरा नतीजा भी आपको खत्म नहीं करेगा तो आपका दिमाग असल में ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है, क्योंकि वो डर से बंधा नहीं होता। डर इनोवेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये सर्वाइवेबल फेलियर उस डर को काबू में रखने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। ठीक है, पर ये कैसे तय करें कि कौन सा रिस्क सर्वाइवेबल है और कौन सा नहीं? मतलब इसकी कोई पहचान है? हाँ, किताब एक बहुत ही सरल नियम बताती है। अच्छा। अगर किसी असफलता के बारे में सोचकर आपकी रातों की नींद उड़ जाए, आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए या आर्थिक रूप से उबरना बहुत मुश्किल लगे, तो इसका मतलब है कि वो जोखिम बहुत बड़ा है। मतलब वो आपकी उबरने की क्षमता से बाहर है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर असफलता के बाद आप ये कह सकें कि हाँ, बुरा लगा पर चलो कल फिर से कोशिश करेंगे, तो वो जोखिम उभरने योग्य है। इसके कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। 1 साल तक योजना बनाने और अपनी सारी बचत लगाकर एक बड़ी दुकान खोलने की बजाय एक छोटा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या MVP बनाकर उसे सिर्फ 100 लोगों को बेचना एक सर्वाइवल एक्सपेरिमेंट है। अगर ये फेल होता है तो नुकसान बहुत कम होगा, लेकिन जो सीख मिलेगी वो अनमोल होगी। बिल्कुल। और कंटेंट क्रिएशन का उदाहरण भी फिट बैठता है। YouTube शुरू करने के लिए शुरुआत में ही 1 लाख रुपए का कैमरा खरीदना एक ऐसा जोखिम है जिससे उभरना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अपने फोन से 20 वीडियो बनाकर ये तय करना कि आपको ये काम पसंद भी है या नहीं, ये एक स्मार्ट प्रयोग है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार पॉडकास्टिंग के बारे में सोचा
तो मैंने कोई महंगा माइक नहीं खरीदा था, बस अपने फोन के ईयरबड से रिकॉर्डिंग की थी। अच्छा। जब नहीं आता तो मेरा नुकसान लगभग 0 होता। और इन छोटी छोटी असफलताओं का एक और बड़ा फायदा है, ये गति मतलब मोमेंटम बनाए रखती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक बड़ी असफलता अक्सर इंसान को सालों के लिए रोक देती है, लेकिन छोटी असफलताओं के बाद आप अगले ही दिन फिर से उठकर कोशिश कर सकते हैं, और ये गति ही सफलता का असली इंजन है। सही कहा। जितना आप उभरने योग्य पैमाने पर असफल होंगे, उतना ही आपकी अनुकूलनशीलता बढ़ेगी। भविष्य हमेशा अप्रत्याशित रहेगा, लेकिन आप अंदर से मजबूत बन जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग इस बात के लिए तैयार होगा कि जो भी चुनौती आएगी मैं उससे सीख जाऊंगी। यही मानसिकता आपको उन लोगों से बहुत आगे ले जाती है जो परफेक्ट योजना के इंतजार में बैठे रहते हैं। ठीक है, तो हम प्रयोग कर रहे हैं, छोटे छोटे फेलियर से सीख रहे हैं, लेकिन क्या हम हमेशा खुद अपनी गलतियां देख सकते हैं? कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ गलत हैं। यहीं पे शायद फीडबैक का रोल आता है। हाँ, और ये इस पहेली का बहुत जरूरी टुकड़ा है। फीडबैक एक आईने की तरह है। ये हमें हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाता है, वो कमियां जिन्हें हम खुद कभी नहीं देख पाते। किताब इस बात पर जोर देती है कि टॉप परफॉर्म करने वाले लोग फीडबैक का इंतजार नहीं करते, वे उसे ढूंढते हैं। हाँ, वे उसे ढूंढते हैं। वे सलाहकारों, ग्राहकों और यहाँ तक कि अपने आलोचकों से भी पूछते हैं, मैं कहाँ बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन फीडबैक लेना अक्सर मुश्किल होता है ना, हमें अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं। यहीं पर मानसिकता का खेल है। अगर आप फीडबैक को एक व्यक्तिगत हमले की तरह देखेंगे तो आप कभी नहीं सुधर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसे एक कीमती तोहफे की तरह देखेंगे जो आपको बेहतर बनने में मदद कर रहा है, तो आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये फीडबैक प्लस एक्शन प्लस फिर फीडबैक का चक्र ही है जो साधारण कौशल को असाधारण बना देता है। ये तो हुई व्यक्तिगत विकास की बात। क्या ये आइडिया बड़े लेवल पर जैसे कंपनियों या समाज में भी काम करता है? क्या एक देश भी परफेक्ट प्लानिंग के जाल में फंस सकता है? ये इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। किताब का तर्क है कि आज की जटिल समस्याओं के लिए विकेंद्रीकृत समाधानों यानी डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। अच्छा, विकेंद्रीकृत समाधान। इसका मतलब है कि कोई एक केंद्रीय दिमाग या एक मास्टर प्लान सब कुछ हल नहीं कर सकता। बड़ी और उलझी हुई प्रॉब्लम्स ऊपर से कंट्रोल करके नहीं, बल्कि नीचे से छोटे छोटे प्रयोगों के जरिए हल होती हैं। ये तो बिल्कुल प्रकृति के काम करने के तरीके जैसा लगता है ना। जंगल में कोई एक बॉस तो होता नहीं जो हर पेड़ पौधे को बताए कि उसे क्या करना है। बिल्कुल सही कनेक्शन है। प्रकृति केंद्रीकृत नहीं है, वो अरबों छोटे छोटे प्रयोगों का नतीजा है। उसी तरह वो कंपनियां और समाज ज्यादा मजबूत बनते हैं जो अपने लोगों को छोटे स्तर पर प्रयोग करने और फेल होने की आजादी देते हैं, न कि ऊपर से एक ही समाधान सब पर थोपते हैं। तो ये हमें सिखाता है कि हमें हर जगह से सीखना चाहिए और समाधानों का छोटे स्तर पर परीक्षण करना चाहिए। बिल्कुल। वाह, तो आज की हमारी चर्चा को अगर समेटना हो तो 3 मुख्य बातें, ये कह सकते हैं कि 3 मानसिकताएं निकल कर आती हैं। बिल्कुल। पहली, प्रयोग करने की मानसिकता अपनाना। जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह देखना जहां हर कोशिश सीखने का एक मौका है, हार जीत का सवाल नहीं। दूसरी, उभरने योग्य पैमाने पर असफल होना, यानी ऐसे स्मार्ट जोखिम लेना जिनसे अगर आप गिरे भी तो दोबारा आसानी से खड़े हो सकें। डर को खत्म नहीं करना है, बस उसे मैनेज करना सीखना है। और तीसरी, लगातार फीडबैक लेना और विकेंद्रीकृत सोच अपनाना। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना और ये समझना कि बेस्ट आइडिया कहीं से भी आ सकता है, सिर्फ ऊपर से नहीं। और अंत में बस एक विचार जो किताब कहती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं है, बल्कि शुरू ना करना है। हाँ, सबसे बड़ा रिस्क परफेक्ट मौके का इंतजार करना है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज ऐसा कौन सा छोटा, सुरक्षित और शायद 15 मिनट का प्रयोग शुरू किया जा सकता है जो आपके आने वाले 6 महीनों की दिशा बदल दे।